पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशंस को डिराइव किया था और हमने देखा था कि जो एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन होता है वो बेसिकली उसके रेडियल डिस्टेंस थीटा जो कि जेड एक्सिस एंगल है और फाई जो कि उसके प्रोजेक्शन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ है, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके रेडियल कंपोनेंट इनटू उसके थीटा कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट पे ऐसे। तो बेसिकली जैसे आप हाइड्रोजन आइटम्स में स्क्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो आपको डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यूज़ मिलेगी। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है काउंटर प्लॉट्स फॉर हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल्स पे, कि बेसिकली आप इनके रेडियल फंक्शंस को थीटा के और फाई के फंक्शंस को देख के काउंटर प्लॉट्स को ड्रॉ कैसे करेंगे। बेसिकली मैं काउंटर प्लॉट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर मैं 1s की बात करता हूँ तो बेसिकली मैं अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसके फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो आपको बस एक नॉर्मली एक स्फीयर दिखेगा। पर जब आप एक उसके प्लॉट को देखते हैं तो बेसिकली आप उसके बाहर के सरफेस को देख रहे हैं। काउंटर प्लॉट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अगर मान लीजिए एक प्लेन है, इस प्लेन से हमने सरफेस को, इस स्फेयर को बीच से काट दिया, तब इसके मिड में कैसा है हमें बेसिकली वो विजिबल होगा। जो ऐसे हो सकता है कि कहीं पे इसकी यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि इन चीज़ों को हम विजुलाइज करके ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिस ऑर्बिटल के बारे में पहले सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है 1s। तो बेसिकली 1s की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो तो बेसिकली इसका जो रेडियल पार्ट है वो कुछ 1/√π to 8/3/2 इंटू E-r/A0 फॉर्म का है, जहाँ पे जो A0 है बेसिकली बोहर रेडियस है। इसकी वैल्यू हो सकता है आपने उसको बोहर के मॉडल में आपने इसको देखा होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं। और जो 1s का ऑर्बिटल होता है उसमें जो थीटा और फाई की जो फंक्शंस होते हैं इनकी फॉर्म में, मतलब इनकी अगर फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि आपको अगर ध्यान होगा तो थीटा ये इंटू फाई, फाई को बेसिकली हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स के थ्रू लिखते थे, जो कि बेसिकली ये थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। बेसिकली इस केस में ये 1/√4π अंडर रूट के इक्वल है, तो यानी ये कांस्टेंट है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1s के केस में जो साई है वो e⁻⁻r/A0 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ करता हूँ तो अगर मैं साई लिखूँ और यहाँ पे मैं अगर आर लिखूँ तो इसकी ज़ीरो पे वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू के होगी, अभी के लिए मान लेते हैं। और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, ये साई की वैल्यू होगी। और वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ साई स्टार की, तो जो साई स्टार होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E-2r/A0 की। अब जब बेसिकली हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? रेडियल आप जानते हैं कि रेडियल मतलब कि जो आर की डायरेक्शन है उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो उसके लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं
इसको हम लिखते हैं किस हिसाब से, साई स्क्वायर, मान लीजिए अगर हम कंसिडर करते हैं साई स्क्वायर डी टी, ये प्रोबेबिलिटी है किसी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में पार्टिकल के को फाइंड आउट करने की। जैसे हमने देखा कि जो साई हमारा स्क्वायर है वो E-2r/a है। अब जब हम बात करते हैं किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, तो उसमें जब अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली मान लीजिए अगर डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r+dr है, तो अगर हम डी टा को एक्सप्रेस करें तो ये हमारा बन जाएगा 4/3 पाई r+dr का होल क्यूब। ये बाहर की वॉल्यूम हो गई और अंदर वाले की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। यानी कि dr, ये जो इतना सरफेस है बेसिकली इसमें इसके वॉल्यूम कितनी है, तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगी 4πr² dr करके। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है इस वाले सरफेस का, इसको आप a/dr लिख सकते हैं, और जो एरिया है 4πr² है। और क्योंकि हमने बस इससे dr आगे बढ़े हैं तो उसका एरिया में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो ये एरिया को हम कांस्टेंट मान के इसको डायरेक्टली dr से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम एलिमेंट आ गया 4πr² dr। तो अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4πr² साई स्क्वायर dr। तो जो बेस में बेसिकली जो 4πr² साई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आर पे कैसे डिपेंड करेगी, आपको एक आइडिया देगी कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की वो कैसे डिपेंड करती है रेडियल डिस्टेंस में। तो आइए से हम अगर 1s पे अप्लाई करके देखते हैं, तो 1s पे हम जानते हैं कि जो साई स्क्वायर है E-2r/a0 पे डिपेंड करेगा। तो जो हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली कोई कांस्टेंट के मान लीजिए r² × E⁻²r/a0 dr। तो अगर अब ये वाली क्वांटिटी देखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट्स है और dr को हम प्लॉट नहीं करने वाले, तो इसको अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो आपको अगर पता होगा तो जो r² होता है, अगर इसको आप r के साथ प्लॉट करेंगे तो इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से बनेगा। और वहीं पे अगर आप E⁻²r/a0 का प्लॉट r के साथ बनाते हैं तो इसका आपको एक्सपोनेंशियली डीके प्लॉट मिलेगा। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमारा 4πr² इंटू उसका जो रेडियल पार्ट का स्क्वायर है इंटू उसको अगर आप r के साथ प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये ऐसा आपका राइज करेगा स्टार्टिंग में, फिर ये डिके करके ऐसे निकल जाएगा। आप देख सकते हैं जो r की छोटी वैल्यूज़ है उनके लिए ऐसा पैराबोलिक फंक्शन की तरह ऐड करके एक मैक्सिमा अटेन करेगा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करके इसको डीके कर पाएगा। और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, जहाँ पे पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वैल्यू a0 है, इसे निकालने के लिए जो वाला फंक्शन है इसे आप डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करके करेंगे तो आपको a0 की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपली मैक्सिमम मिनिमम का ट्रिक अप्लाई करके। तो अब आपने देखा जैसे कि अब आपने इसे देख रहे हैं कि जैसे ये साई की वैल्यू है, अगर मैं साई का एक प्लॉट ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी z एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई और ये मेरी y एक्सिस हो गई। तो बेसिकली सेंटर पे जो साई है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, सेंटर पे वैल्यू मैक्सिमम है, और जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ रही है साई की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर पे यहाँ हल्का सा लाल है और थोड़ा सा बाहर आके रेड का एक लाइट शेड आ गया। तो बेसिकली कुछ ऐसे ही होगा सेंटर पे, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटर है एकदम ये वाला पार्ट है,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू है साई की, और जैसे जैसे बाहर जा रहा है रेड की वैसे ही जो रेड है वो हल्का सा फीका होता जा रहा है, और उसकी जो कलर का शेड है वो नीचे जाता जा रहा है। ये डिनोट कर रहा है कि जो साई की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 4πr² इसकी, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में इसको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो थी, ए नोट पे ये मैक्सिमम गई और उसके बाद ये डिक्रीज़ करती गई। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर पे मिलने की प्रोबेबिलिटी पे वाइट है, यानी कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़ीरो है। उसके आसपास मैंने बैकग्राउंड दिखाने के लिए इसे लाइट ब्लू कलर से दिखा दिया था। आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं, ताकि बैकग्राउंड को सही से मैच करे। आप इस कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर पे याद रखें कि इसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़ीरो है, क्योंकि सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो थी, और जैसे ही ए नोट पे गया तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आई। तो ये जो आपको दिख रही है ये डार्क ब्लू स्ट्रिप है, ये कायदे से मैक्सिमम वैल्यू है पार्टिकल को फाइंड आउट करने की, और उसके बाद फिर से उसकी प्रोबेबिलिटी दोबारा डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली वन एस का ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। जब आप इसे पेंसिल से या किसी पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो ऑफकोर्स आप दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे आप रेडियस से दूर सेंटर से दूर जा रहे हैं आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू को अटेन करने के बाद ए नोट पे आने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी दोबारा बढ़ रही है। इस फिगर में आपको देख के लग रहा होगा कि शायद से ये वाली जो कलर है यूनिफॉर्म है, बट बेसिकली जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको इसे इस तरीके से ड्रॉ करना है कि लगे कि जो थोड़ा बहुत कलर के शेड्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, ताकि आप प्रोबेबिलिटी को सही से दिखा सकें। और उसके बाद हम बढ़ते हैं 2s पे। तो बेसिकली जब हम 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं, जब उसके आप ऑर्बिटल फंक्शन को देखेंगे तो इसके केस में भी इसके जो फाई और थीटा वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो इसका जो साई है वो फिर से e⁻⁻² पे डिपेंड करता है, बट इस बार इसके साथ एक और टर्म भी मल्टीप्लाई में आती है जो कि 2-r/a0। अब -2/2-r/a0 को जब आप देखेंगे तो बेसिकली आप समझ जाएंगे। वैसे यहाँ पे साई लिखना, क्योंकि इस केस में हमारा रेडियल और जो हमारा बेसिकली थीटा और फाई पार्ट है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में अगर मैं साई लिखूँ तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर चीज़ों को और सिंपलर बनाने के लिए मैं इसका रेडियल पार्ट लिख देता हूँ। रेडियल पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर नोट है। तो जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि तो बेसिकली ये जो इस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो 2a नोट है बेसिकली यहाँ पे आर की वैल्यू उसके रेडियल पार्ट की साई की वैल्यू ज़ीरो होने वाली है, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जो आप r=0 पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो बेसिकली ये वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ये 2 एंड हो जाएगी। उसके बाद ये नेगेटिव में एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके ज़ीरो को टेंड करेगी, जैसे से वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड करेगी। तो बेसिकली जब इसका आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे कि अब हमारा जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, तो ये ऊपर का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो अंदर का हमारा पार्ट है ये एक्चुअली पॉजिटिव है, और ये जो वाइट पार्ट देख रहे हैं बेसिकली ये नोड है जो कि 2a डिस्टेंस पे अकर होगी। तो 2a डिस्टेंस पे आपकी नोड अकर होगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो उसके बाद का पार्ट है बेसिकली नेगेटिव रेडियल पार्ट है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को जो ये चीज़ कर रही है ये हमारी नोड है, हमारी रेडियल नोड। बेसिकली रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर आप बात करते हैं रेडियल नोड को निकालने की तो होता है वो n×l-1, और अगर हम प्लेनर नोड्स की बात करते हैं तो वो होता है l। टोटल नोड्स हमारी n-1 होती है। रेडियल नोड्स बेसिकली जब आपको जो रेडियल पार्ट के फंक्शन में जो नोड्स आती हैं उसको हम रेडियल नोड्स कहते हैं। जो आपके थीटा और फाई में नोड्स आती हैं बेसिकली वो हमारी प्लेनर नोड्स होती हैं।
तो हमारा फंक्शन ये कुछ इस केस में ऐसा दिखाई देगा। इसमें एक नोड है, पर आप देख सकते हैं कि हमारे 1s के केस में कोई भी नोड नहीं थी। और आप अगर देख रहे हैं तो सेंटर पे इसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़ीरो थी। फिर जब ये बढ़ा तो ये 2 8 इसकी एक नोड आई, जैसे हमारे यहाँ पे ज़ीरो थी और यहाँ पे हमारे पार्ट है मैक्सिमम आया था। जब आप ये डार्क ब्लू देख रहे हैं, यहाँ पे आर ने एक मैक्सिमा अटेन किया था और उसके बाद ये दोबारा डिक्रीज़ कर गया, जैसे कि इसके आसपास आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट कलर से दिखाया था। अगेन आप जो है पेंसिल का यूज़ करेंगे तो आप उसको और बेहतर तरीके से शेड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं अभी जो सही तरीके से शेड नहीं कर पा रहा तो मैं आपको एक ज़रा रफ पिक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसे आप होगा। पहले अगर हम 2s के केस में इसके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इसका जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ 4 πr² 2 - r/a0 का होल स्क्वायर e⁻4i/a0 की फॉर्म का कुछ होगा। तो बेसिकली जब इसको आप आर के साथ प्लॉट करेंगे, इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को आर के साथ प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आपकी ज़ीरो से वैल्यू एक मैक्सिमा अटेन करके एक ज़ीरो पे आएगी, जो ये वैल्यू होगी आपकी 2a0 है। और उसके बाद दोबारा वैल्यू एक पीक को राइज करके एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे पार्टिकल दोबारा एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और इस वैल्यू को निकालने के लिए आप सिंपली इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिखाई देगा और जब इसको आप ड्रॉ करेंगे काउंटर प्लॉट पे तो कुछ ऐसा। तो बेसिकली इसका प्लॉट काउंटर प्लॉट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये वाइट लाइन है ये आपकी रेडियल नोड है जो कि 2a डिस्टेंस पे लाई करती है रेडियली। और ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये आपका ये जो मैक्सिमा वाला पीक है इसे इस वाली लाइन को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, और जो आपका ये वाला मैक्सिमा था ये इस वाली लाइन को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसका काउंटर प्लॉट कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब वैसे अगर मैं 3s की बात करता हूँ तो 3s का ऑर्बिटर भी इससे कुछ सिमिलर ही होगा। मैं वो ड्रॉ नहीं करने वाला क्योंकि फिर वो और भी टाइम कंज्यूम करेगा, बट मैं अगर आपको 3s का ड्रॉ करने का बेसिकली एक सिंपल आइडिया दूँ, ऐसे दिखाई देगा। जो 3s का रेडियल पार्ट का फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 27 - 18 r/a0 + 2 r² के इंटू e⁻r/3a0 के। तो जब इसका आप ड्रॉ करेंगे रेडियल पार्ट को तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू से राइज करके ये नीचे आएगा, एक मिनिमम अटेन करके दोबारा मैक्सिमम अटेन करके ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। और जैसे आप इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि इस क्वांटिटी को स्क्वायर करके आप 4πr² से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद रेडियल जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें आपको मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि जैसे आपने ऊपर वाले केस में देखा था, इसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पीक्स को अटेन किया था और वैसे 1s में ये एक पीक को अटेन किया था। तो अगर आप गेस कर सकते हैं कि 3s में ये 3 पीक्स को अटेन करेगा और एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा। और जो सक्सेसिव पीक्स होगी वो हमेशा अपने पहले वाली पीक की ज़्यादा होगी। और ये वाला पॉइंट है, और जो ये वाला पॉइंट है ये रेडियल नोड्स है। तो बेसिकली 3s का प्लॉट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बेसिकली आप इसे जैसे होमवर्क ले लीजिए। एज अ होमवर्क
ये आपका था हॉस्टल वर्क। आज से आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी एक नोड आई थी, वैसे ही इसमें दो रेडियल नोड्स आई हैं, तो आपसे दो रेडियल नोड्स ड्रॉ कीजिएगा। जैसे आपका एक मैक्सिमा आता है, उसके बाद एक रेडियल नोड, फिर एक मैक्सिमा, एक रेडियल नोड, वैसे ही यहाँ पे जैसे मैक्सिमा, रेडियल नोड, मैक्सिमा, फिर रेडियल नोड, फिर मैक्सिमा, ऐसे ही करके आप एक बार सी एस को एक बार ड्रॉ करके देखिएगा। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं पी ऑर्बिटल्स पे। तो बेसिकली अगर मैं 2p स्टार्ट करता हूँ, तो 2p का जो रेडियल फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर अपॉन ए नोट इंटू ई रेश टू पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नोट के। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो उसके रेडियल फंक्शन को आगे से ड्रॉ करता हूँ। स्टार्टिंग में लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद ये मैक्सिमा अटेन करके एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन प्लॉट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका आर का स्क्वायर का पार्ट इंटू 4 पाई r² होगा। तो ये आपको कुछ r² 4 पाई r² अपॉन ए नोट स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट निकलेगा। तो इसका कुछ ऐसे होगा। ये ऊपर वाले से डिफरेंट ऐसे है कि ऊपर वाला बस यहाँ यहीं से डायरेक्ट ऐसे इंक्रीज़ कर गया था, पर ये थोड़ा सा ऐसे करके इंक्रीज़ करेगा। तो रेडियल मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व्स ऐसे बनेंगे। अब आपके जो रेडियल बेसिकली जब आप बात करते हैं 2p की, तो बेसिकली ये 2pz 2px और 2py में ये सब सेल स्प्लिट होते हैं। और इनके केस में जो इनके स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें 2pz की बात करें, इन सब के लिए रेडियल पार्ट इज सेम यार, रेडियल पार्ट तीनों के लिए सेम होता है। अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तो वो है इनका स्फेरिकल हार्मोनिक पार्ट इज़ डिफरेंट, जो इन तीनों को डिफरेंट बनाते हैं। तो अगर मैं 2pz की बात करता हूँ तो बेसिकली इसके लिए m 0 हो जाएगा, और जो l की वैल्यू है इसकी ये 1 होगी। तो इसका थीटा फाई जो होता है ये कोस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका प्लॉट बना के आपको दिखाऊं तो ये x हो गया, ये y हो गया, और आपका z एक्सिस हो गया। आपको पता है कि जो एंगल थीटा होता है बेसिकली वो z एक्सिस से बनता है। तो बेसिकली जब आप कोस थीटा बनाएंगे तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो एंगल यहाँ से मेज़र करते हैं आप, वो यहाँ पे वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद जैसे जैसे आप कोस थीटा को बढ़ाएंगे, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे कोस थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कोस थीटा के लिए 0 पे 1 होती है, 90 पे यहाँ पे 0 वैल्यू होती है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 पे या माइनस में कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ये कुछ ऐसा बना। और क्योंकि सर हम 3D में ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो इसमें होता क्या है हमारे पास कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। और जो हमने ये ड्रॉ किया है बेसिकली ये सब ये वाला बेसिकली एक एक प्लेन में है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फाई एंगल होता है, जो इसकी प्रोजेक्शन का जेड एक्सिस से एंगल होता है, इसको मैं घुमाऊँगा पूरा 0 से 2 पाई घुमाऊँगा। तो जिसको मैं पूरा घुमाऊँगा ना, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसी पे ये पिक्चर करके देखिए, जो यहाँ से यहाँ का पार्ट था, वो जो मैंने अभी कोस का फंक्शन ड्रॉ किया था, मान लीजिए वो एक फ़ैन की तरह है। अब जो उस फ़ैन को मैं पूरा का पूरा स्पेस में 2 पाई एंगल से घुमा दूंगा, तो बेसिकली ये पूरा स्पेस कवर कर लेगा। और ये पूरा एक ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि आपकी एक प्लेन है,
इसके ऊपर एक गोला है और एक नीचे एक हुआ है, ऐसे बन जाएंगे। और जो बने हैं बेसिकली स्फेरिकल हार्मोनिक्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। अब हमारे पास हमें पता लगे कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स कैसे दिख रहे हैं। बेसिकली ऊपर नीचे दोनों सिमेट्रिक होंगे। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट जैसे ज्यूम कर लीजिए कि ऊपर नीचे दोनों स्फेरिकल सिमेट्रिक होंगे। अब जब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ साई को, तो बेसिकली जो साई है वो आर और 0 1 और आर 2 1 को मैं कंबाइन करूँगा, तो जो मेरा वेव फंक्शन का जो काउंटर प्लॉट है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको रफली फिगर कुछ ऐसे दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्पेरिकल हार्मोनिक्स थे, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में मिलने की यहाँ 0 है। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे पार्टिकल को मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो बेसिकली ये आपकी एक प्लेनर नोड हो गई। और आप एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, वो ये कि जो आप आपने रेडियल फंक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक पीक मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ से इस रेडियल डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन रेड डॉट्स पे मिलेगी पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका काउंटर प्लॉट आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। और इसमें बस इस केस में बस हमारे पास एक ही नोड है जो कि हमारी प्लेनर नोड है। बेसिकली आप प्लेनर नोड को एंगुलर नोड भी कह सकते हैं, वो सेम बात ही हो जाएगी। तो हमारे 2pz कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बाकी 2p(x) की और 2py की, तो आपको जान के हैरानी होगी शायद से कि जब आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स 1 1 कंसीडर करेंगे तो आपको कोई कांस्टेंट टाइम्स साइन थीटा ई रेज़ टू द पावर आयोटा फाई मिलेगा। और आप जब फाई -1 1 कंसीडर करेंगे तो आपको के वही कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट इंटू साइन थीटा ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा फाई मिलेगा। अब अगर इनकी मैं प्लॉट्स ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ई रेज़ टू द पावर आयोटा फाई एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। ये कुछ कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई की फॉर्म में होगा। और ये वाला के साइन थीटा कोस फाई प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन फाई की फॉर्म में होगा। अब इनको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस को लेते हैं। हाँ, जो बेसिकली जो हमारे 2px है वो y1 1 और 2py y -1 1 ना होके जो हमारा 2px का ऑर्बिटल है ना, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है y1 का प्लस y -1 1 का, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा c साइन थीटा कोस फाई। और सिमिलरली जो मेरा 2py है ना, जो आपको पता है लीनियर कॉम्बिनेशन में आप प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा c साइन थीटा साइन फाई। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जब इनको मैं इस वाले केस में जब मैं माइनस करूँगा तो मैं यहाँ पे एक आयोटा साइन आएगा, तो वो जो आयोटा है ना वो सी में कंज्यूम हो जाएगा। तो मुझे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेसिकली जो मेरा 2px आया ना, वो आया रेडियल पार्ट जो कि एक्स जेड के लिए सेम था वैसे ही साइन थीटा कोस फाई। और मेरा 2p जो y आया ना, वो आया r21 साइन थीटा साइन फाई की फॉर्म में। अब इनको मैं बेसिकली सिमिलर लैंग्वेज वे में जिस जैसे मैंने जेड ड्रॉ किया था मैंने वैसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे आप एक सिमेट्री ऑब्जर्व कर सकते हैं। जानते हैं क्या कि जब आप 2pz का वेव फंक्शन ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली
आर अपॉन ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस 2 आर ए, आर अपॉन ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नोट माइनस आर अपॉन 2 ए नोट इंटू कोस फाई था, कोस थीटा था। तो बेसिकली आर और कोस थीटा मेरे पास हो जाते हैं जेड अपॉन ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नोट। वैसे अगर मैं 2 पी एक्स कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आया रेडियल पार्ट इंटू सम कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 ए नोट इंटू साइन थीटा कोस फाई। अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से वर्कआउट कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि आर साइन थीटा कोस फाई बेसिकली एक्स होते हैं, के एक्स अपॉन ए नोट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नोट। और सिमिलर वे में जो 2 पी जेड होता है, जो 2 पी वाई होगा आपका, जो आपका 2 पी वाई होगा वो होगा के वाई अपॉन ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस आर अपॉन 2 ए नोट की फॉर्म में। जिस तरीके से आपने, आप समझ गए होंगे कि आपके पास ये बेसिकली आपके पास आपके वेव फंक्शंस की फॉर्म आ गई, पी जेड का वेव फंक्शन, पी एक्स का वेव फंक्शन और पी वाई का वेव फंक्शन। इन्हें 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जब आप डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली आपको पी जेड की तरह आपको सेम प्लॉट्स मिलेंगे। पर इस केस में जो आपको, जैसे आपने ड्रॉ किया था, आपने यहाँ पे जेड एक्सिस मानी थी, यहाँ पे एक्स माना था और यहाँ वाई माना था। तो बेसिकली आपका जो दोबारा आप बनाएंगे लॉब्स बनाएंगे वो इस बार एक आप मान लीजिए कि आपकी प्लेन है एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, आपकी कुछ एक्स वाई प्लेन होगी, वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। मान लीजिए कि एक लोब यहाँ पे है और आपका दूसरा लोब यहाँ पे है। या एक मिनट रुकिए, बेसिकली आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे और यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी मिलने की मैक्सिमम होगी। इस डायग्राम में आपको सकता है आपको देख के लगेगा कि ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आप इसको इस तरह एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे जुड़े पड़े हैं, पर नहीं, इनके बीच में जो प्लेन है ये इसकी एंगुलर नोड है और इस प्लेन पे पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ऐसे ही सिमिलर वे में जब आप देख सकते हैं कि जो आपका ये वाले है, ये एक्सिस, ये बेसिकली आपके एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आपका ये पी एक्स है। वैसे अगर मैं पी वाई ड्रॉ करता हूँ तो वो आपके वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। वो आपके कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे और इसके बीच में एक नोड होगी। और यहाँ पे पार्टिकल को मिलने की वैल्यू 0 होगी। बेसिकली ये सब 2 पी जेड, अगर आप चाहें तो इन दोनों लॉब्स के बीच में का डिस्टेंस, जैसे आपने यहाँ पे और यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे और यहाँ पे दिखाया था, ऐसे ही आप इनमें दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा और क्लैरिटी के लिए हो जाएगा। पर ये यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस होंगे और पी वाई के केस में ये अलोंग वाई एक्सिस होंगे। और इनके अंदर आप दोबारा शेडिंग करके वो दिखा सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो रिलेटिव डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी। तो मैं अगर इनको ध्यान से अगर दोबारा पर ड्रॉ करूँ तीनों को तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। वी जेड में जो एक्स वाई प्लेन होगी बेसिकली वो नोड होगी, तो इसको मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, एक्स वाई नोडल प्लेन।
और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। मैं वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि उसमें अभी इसकी नीड नहीं है। आपके जो होंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे लोब्स, कुछ ऐसे। और उनको प्रोबेबिलिटी इनकी मिलने की यहाँ पे कुछ होगी बेसिकली, या मैक्सिमम होगी। ये अभी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, आप इनको वाई एक्सिस के लॉन्ग बनाएं फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ फॉर पी एक्स एंड पी वाई। अगर आप सिमिलर वे में पी एक्स और पी वाई ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट आपको काउंटर प्लॉट्स मिल जाएंगे, वो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो उसमें और ज़्यादा टाइम जा सकता है। इसके बाद मैं बेसिकली 3P का एग्ज़ाम्पल लूँगा, 3P का एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा जेड का तो बेसिकली एक्स और वाई वो उसका सिमिलर ही होते हैं, बस आपको उसको एक्सिस को रोटेट करना है। तो मैं लेता हूँ 3P Z का एग्ज़ाम्पल, ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम्पल होगा। बेसिकली हम 1s 2s 2P 3s और 3P के लिए डिस्कस करने वाले थे। मैंने आपको 1s 2s का आइडिया दे दिया था और 3s का आपको बेसिकली बता दिया था कि मैक्सिमम उसमें नोड मैक्सिमा ऐसे करके ऑल्टरनेट होकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको 2P का ड्रॉ करके दिखा दिया और उसके बाद मैंने आपको 2PZ का काउंटर प्लॉट दिखा दिया बेस्ट तरीके से। अब इसी को ऑब्जर्व करके आप 2P PX और PY का बना सकते हैं। मैं आपको 3PZ का दिखाऊंगा और ये फाइनल ऑर्बिटल होगा जिस पर हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो बेसिकली इसको जो वेव फंक्शन है 3 1 0, ये आपको ध्यान होगा तो ये अगर n, ये 3 की वैल्यू n है, ये l है और ये m है, तो ये कुछ रेडियल पार्ट 3 1, ये 0 1, ये डिपेंड करेगा थीटा पे और ये डिपेंड करेगा फाई पे। तो बेसिकली ये जो ये वाला पार्ट है इस केस में कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्ट इंटू 3 1 कोस थीटा हो जाएगा। बेसिकली मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि जो आप स्पेरिकल हार्मोनिक्स को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो आपको कुछ आपको दो लॉब्स देगा, ऐसे ऊपर और नीचे। और इसको जब आप रेडियल पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे इस केस में इसका रेडियल पार्ट कुछ 6 माइनस आर अपॉन ए नोट, आर अपॉन ए नोट ईज टू आर माइनस आर अपॉन 3a नोट। और इसका जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम RPD की फॉर्म से लिखेंगे। ये 4πr² R31 का होल स्क्वायर dr की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा 6 माइनस आर अपॉन ए नोट का होल स्क्वायर आर अपॉन ए नोट का होल स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन 3a नोट के इंटू 4πr²। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक रेडियल नोड मिलेगी बस। याद मैं आपको बताया था कि जो रेडियल नोड्स होती हैं उसको निकालने के लिए n-l-1 करते हैं आप। n3 1 था, l की वैल्यू आपकी 1 थी तो आपकी ये 1 आ गई रेडियल नोड, तो यहाँ पे आपकी एक रेडियल नोड आई। तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे एक पीक, यहाँ पे एक पीक, ये था आपका 3P और आपका स्फेरिकल हार्मोनिक कुछ इस टाइप का आया था। अब दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो जैसे हमने 2P का केस देखा था, 2P के केस में हमारे पास कोई भी
रेडियल नोड नहीं थी हमारे पास, बस बेसिकली बस हमारे पास एक एंगुलर नोड थी, तो हमने उसको उसका डायग्राम वर्कआउट किया था। बट जब हम इन दो इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा कि, तो बेसिकली आपको जो आपका 2p z का प्लॉट दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, जहाँ पे जेड एक्सिस है, ये ऑर्बिटल आपका जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये जो बेसिकली आपकी ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन आपकी एंगुलर नोड है। ये जो येलो लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये आपकी रेडियल नोड है। देखिए आपने देखा आपका स्पेरिकल हार्मोनिक्स आपके ऊपर नीचे दो लॉब्स थे, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, तो आपके जो दो लॉब्स थे वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए कि आपका यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ज़ीरो था, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है। फिर ये राइज करते करते बेसिकली यहाँ पे ये जो पर्पल देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम गई। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी रेडियल नोड आई, ये आपकी येलो वाली एक रेडियल नोड है। उसके बाद या येलो और वाइट का रीजन है, ये आपका रेडियल नोड है। उसके बाद ये दोबारा हल्का सा प्रोबेबिलिटी राइज करी, और यहाँ पे जो पीक है ये वॉलेट वाला रीजन है, तो यहाँ पर राइज करके मैक्सिमम पे गई, दोबारा ये राइज करके उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे जाके इन्फिनिटी पे टेंड करके दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका 2p z का कोई ऑर्बिटल 3p z का बेसिकली 3p z का ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो इसी को ही आप अब एक्सिस को चेंज करके आप एक्स वाई जेड तीनों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही।